दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग साहित्य का इतिहास दर्शन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप बीए के विद्यार्थी हैं तो ये प्रश्न जो है बीए के प्रथम सत्र में दिया जाता है। उसी तरह अगर आप एमए के विद्यार्थी हैं तो ये एमए में भी प्रथम सत्र पर यह विषय रहता है। कहने का तात्पर्य कि हिंदी साहित्य को पढ़ने से पूर्व ये विषय को हमें पढ़ना होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने से पूर्व सबसे प्रथम चैप्टर पर ही ये विषय दिया जाता है। तो ये विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग बिल्कुल संक्षिप्त में साहित्य का इतिहास दर्शन पर चर्चा करेंगे। अगर आपके परीक्षा में साहित्य का इतिहास दर्शन से प्रश्न पूछ बैठे तो आप क्या लिखेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखने से पूर्व उस प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। देखिए, साहित्य क्या है? लिटरेचर। और इतिहास क्या है? जो भूतकाल में बीत चुका है, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। और दर्शन का अर्थ होता है देखना, जानना या फिर उससे परिचित होना। तो इस तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि इतिहास का संबंध अतीत में घटित घटनाओं का विवरण से है और वही साहित्य का संबंध रचनाओं से है। इस प्रकार साहित्य इतिहास दर्शन का अर्थ हुआ इतिहास में लिखे गए रचनाओं को जानना। रचनाओं एवं रचनाकार को जानने से तात्पर्य है कि अप्रत्यक्ष रूप से उस समय के सामाजिक स्थिति को, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि परिवेश को जानना। जी हाँ, अगर आप किसी रचना को पढ़ रहे हैं और किसी रचनाकार को पढ़ रहे हैं तो वो रचनाकार जो है, जब उसने उस रचना को लिखा होगा, तत्कालीन समय में जब उसने उस रचना को लिखा है तो उस समय के परिस्थितियों के मांग के अनुसार ही उसने उस रचना को लिखा होगा। तो अगर हम लोग किसी रचना को पढ़ रहे हैं, किसी रचनाकार को पढ़ रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली हम उस समय के सामाजिक, आर्थिक, जो भी उस समय की स्थितियाँ थी उसको भी पढ़ रहे होते हैं। साहित्य के इतिहास में हम विशेष रूप से तत्कालीन घटनाओं एवं मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन साहित्यिक रचनाओं के आधार पर करते हैं। साहित्यिक रचनाएं साहित्यकारों की सृजनात्मक क्रियाओं और प्रवृत्तियों का सूचक होता है, जिसको पढ़कर हम तत्कालीन रचयिताओं तथा उनसे संबंधित स्थितियों, परिस्थितियों, परंपराओं एवं मान्यताओं को समझ सकते हैं। जिस प्रकार से इतिहास में हम हमारे राजा महाराजाओं के विषय में पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार साहित्य के इतिहास में रचनाकार एवं उनके रचनाओं को हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ उस रचना के माध्यम से हम उस समय के परिवेश से भी परिचित होते हैं। साहित्य का इतिहास के दर्शन के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास दर्शन कहलाता है। तो साहित्य का इतिहास दर्शन के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने ये परिभाषा दी है। तो मैं आपको जैसे कि बताता हूँ, किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखते समय हमें कुछ कोटेशन डालना होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग साहित्य के इतिहास दर्शन को लेकर, वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषाएं दी है, लेकिन हम सभी विद्वानों के दी गए परिभाषा को हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्क का प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। तो हम लोग कुछ गिने चुने आलोचकों के परिभाषा को लिख देंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। यहाँ रामचंद्र का कहने का तात्पर्य यह है कि आवश्यकता अनुसार साहित्य का स्वरूप भी बदलता है। शुक्ल जी का ये भी मानना था कि साहित्य का इतिहास कवियों का वृत्त संग्रह मात्र न होकर साहित्य की प्रवृत्ति का इतिहास होता है। दरअसल दोस्तों, हम जो काव्यगत विशेषताएं पढ़ते हैं, किसी कवि की काव्यगत विशेषताएं, वो काव्यगत विशेषताएं है क्या? वो विशेषताएं उस कवि की कविताओं में इसीलिए आती है क्योंकि वो उस समय की मांग होती है, तत्कालीन समय की मांग होती है। उसीलिए मांग के अनुसार वो उन विशेषताओं को अपने काव्य में लिखता है। तो वो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से
उस काल की ज़रूरत है, उस काल की मांग है, जिस कारण उसके काव्य में इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ या फिर विशेषताएँ उत्पन्न होती है। तो जब हम लोग साहित्य का इतिहास दर्शन पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत सारे कवियों की, लेखकों की प्रवृत्तियाँ पढ़ते हैं, तो ये भी एक साहित्य का इतिहास दर्शन का ही रूप है। वहीं साहित्य के विषय में मैनेजर पांडे कहते हैं कि साहित्यिक रचनाएं इतिहास के भीतर होती है और इतिहास का निर्माण भी करती है। रचना का अस्तित्व इतिहास के भीतर होता है, इतिहास के बाहर नहीं। कृतियों की उत्पत्ति में इतिहास की सक्रिय भूमिका होती है। तो यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि साहित्य और इतिहास ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अब तक जो हमने दो उदाहरण देखे, ये हमारे भारतीय विद्वानों का उदाहरण था। अब हम फ्रेंच के एक विद्वान के भी देख लेते हैं कि साहित्य का इतिहास दर्शन के विषय में फ्रेंच के विद्वान टेन लिखते हैं कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं: जाति, वातावरण तथा क्षण विशेष। टेन ने अपनी व्याख्या के द्वारा यह भी भली भांति स्पष्ट किया है कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए से संबंधित परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन, विश्लेषण आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि उस समय की सामाजिक स्थिति क्या रही है, राष्ट्रीय स्थिति क्या रही है, राजनीतिक स्थिति क्या रही है, सामयिक स्थिति, परिस्थिति क्या है, उन सभी को जानना ही साहित्य का इतिहास दर्शन है। क्योंकि साहित्य हमें उन सभी चीज़ों का ही दर्शन कराता है, इसलिए इसको नाम दिया गया साहित्य का इतिहास दर्शन। हम ऐसा कह सकते हैं कि इतिहास और साहित्य का गहरा संबंध होता है। वास्तव में साहित्य भी इतिहास का ही विवरण होता है। हम विभिन्न रचनाकारों के रचना को पढ़कर उस समय के परिवेश को समझ पाते हैं। वही साहित्य में इतिहास के बहुत से पक्षों का वर्णन देखने को हमें मिलता है, जैसे तत्कालीन शासक के विषय में, ऐतिहासिक युद्ध के विषय में, आदि आदि। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब हम लोग साहित्य पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि साहित्य में जो साहित्यकार होते हैं, जो कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वो बहुत सारे ऐतिहासिक घटना को अपना आधार बनाकर रचनाएं लिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि साहित्य में हमें इतिहास की झलक भी देखने को मिलती है। साहित्य के इतिहास दर्शन को लेकर विभिन्न विचारकों ने अपना विचार प्रस्तुत किया है, जिनमें फ्रेंच के विद्वान टेन, जिस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जर्मन के चिंतकों, मार्क्सवादी विचारकों ने भी अपना विचार प्रकट किया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम हर एक विचारक के विचार को यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने सबसे पहले लिख दिया कि साहित्य का इतिहास दर्शन से हम क्या समझते हैं। उसके बाद हमने 3 उदाहरण दे दिया। ये जो मैंने आपको उत्तर दिया, इसको अगर आप बहुत छोटे छोटे अक्षरों में भी लिखेंगे तो ये मिनिमम 3 या 4 पेज अवश्य होगा और 15 मार्क्स के लिए इतना लिखना पर्याप्त होता है। मैंने प्रयास किया कि बहुत ही संक्षिप्त में आपको साहित्य का इतिहास दर्शन बताऊं और आशा करता हूं ये जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम में, अपने एमए के टाइम में मैंने इसी तरह से नोट्स तैयार करके अपनी परीक्षा में लिखा था और मुझे अच्छी खासी मार्क्स मिली थी। वैसे अगर आप इसको और बहुत गहराई से जानना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा के लिए इतना लिखेंगे तो पर्याप्त होगा, इससे अधिक लिखना भी व्यर्थ ही होगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये आप ही के लिए चैनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना पूरा सपोर्ट दिखाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ पूछना हो, अपना सुझाव देना हो, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य कर दें और उसी के साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।